आज क्लास 10 के हिंदी का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। देखिए हिंदी में लगभग 24 और 5 29 यानी काव्य खंड के 12 और गद्य खंड के 12 चैप्टर्स, मोटा वाला जो गोधुली है, और एक वर्णिका है 5, 29 चैप्टर है और 29 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। लगभग 500-600 ऑब्जेक्टिव होगा मेरे अनुमान से। अगर ये ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है यहीं से सारे ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे, और इसकी मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ। तो कोई और ऑब्जेक्टिव याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव अभी आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, उसी को कैप्चर करना है। देखो हिंदी का पहला चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। इसका लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जानते हैं, पहले तो लेखक से ही सबसे ज़्यादा आता है कि इस चैप्टर कौन लेखक है। तो चैप्टर्स भी है और लेखक भी है इसमें। देखो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनका जन्म पूछता है, प्रश्न आता है कि अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को। तो सिर्फ पूछेगा अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है तो क्या मानेंगे? 14 अप्रैल को। अगर जन्म पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ तो 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ हुआ है? तो महू के मध्य प्रदेश में। आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन में होगा महू खाली, तो महू टच करेंगे। अगर किस प्रदेश में हुआ तो क्या टच करेंगे? मध्य प्रदेश में। देखो एक बार पूछा गया प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के कौन व्यक्ति है? मतलब इनका चिंतन और क्रिया यानी किताब लिखने का, रचना का प्रमुख 3 व्यक्ति कौन थे? तो 3 व्यक्ति मानते थे इनको, जिनका आश्रय लेकर चिंतन करते थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ये ऑप्शन में 3 होता और ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखो इनका जो जन्म पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो किस परिवार में? दलित परिवार में। ठीक है, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? तो एक है भाषण का अंश। पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या से संबद्ध है? तो विद्या कौन सा संबद्ध होगा? आपका भाषण। ठीक है, भाषण। पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। पूछेगा किस पुस्तक से लिया गया, चाहे कहाँ से सवार लिया गया, चाहे कहाँ से संकलित है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ऑप्शन में जो टच करेगा। देखो पूछता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जो जाति है, ये जाति की कहानी क्या है? भारत का एक मुख्य बेरोजगार है, मतलब भारत के एक बेरोजगार देश बना बैठा है। ठीक है, तो पूछेगा कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर क्या मानेगा? जाति प्रथा। ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखो ये जो है ना, ये लंदन में दिया गया, अंग्रेजी में दिया गया एक भाषण है। ठीक है, ये अंग्रेजी में दिया गया तो उसके हिंदी में कन्वर्ट किया ललई सिंह यादव ने। और ये भी प्रश्न पूछा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रूपांतरण या अनुवाद किसने किया है? तो ललई सिंह यादव ने। और देखो जो भाषण दिया गया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये दिया गया था जाति पाति तोरक मंडल के सम्मेलन लाहौर में दिया गया था। कब दिया गया था? 1936 में। जो पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये किस सम्मेलन में दिया गया था? सम्मेलन का नाम पूछा है, तो सम्मेलन कौन सा? जाति पाति तोरक मंडल के सम्मेलन। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, और पूछेगा कि अम्बेडकर साहब का संपूर्ण जो किताब है वो किस नाम से जाना था? वाडम्य के नाम से। पूछेगा वाडम्य कितने खंडों में बटा हुआ है? तो क्या टच करेंगे? 21। इनका मृत्यु कब हुआ है? दिसंबर 1956। तो पहले का चैप्टर में इससे ज़्यादा कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न करेगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक भाषण का अंश है। पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। इनका जन्म पूछ सकता है, मृत्यु पूछ सकता है। और ये भी पूछा गया प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो कौन था? ललई सिंह यादव। ठीक, पहला चैप्टर में इतना देखना। दूसरा चैप्टर देखिए, दूसरा चैप्टर है 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक लेखिका का नाम अगर याद करते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव अधिकांश लड़ जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा चैप्टर 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। जन्म पूछा है कि कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में था बदरघाट। अगर पटना नहीं दिया, बदरघाट दिया तो क्या मानेगा? बदरघाट। यानी इनका जन्म पटना के बदरघाट में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? पंडित रामअवतार शर्मा। माता का नाम था रत्नावती देवी। प्रश्न आता है, ये पूछा गया प्रश्न, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। यह जितना भी किताब लिखे हैं, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, चाहे 20 के दांत तथा अन्य कहानी, ये सब किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा की है। ये प्रश्न आता है कि 20 के दांत कहाँ से लिया गया है? तो 20 के दांत जो है ना, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया। ये जो है ना एक लिखा गया चैप्टर से, किन का? नलिन बिलोचन शर्मा का। 20 के दांत पूछे कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से लिया गया। ठीक है, अब नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म मृत्यु कब हुआ है? देखो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। इनका मृत्यु है 12 सितंबर 1961 को। इस कहानी जब 20 के दांत कहानी पढ़ेगा तो इसका मुख्य पात्र जानते हैं? मुख्य पात्र कौन है? हीरो कौन है? नायक कौन है? तो वो है मदन। इस कहानी में और कौन कौन है? खोखा भी है, जिसका दूसरा नाम क्या है? कासू है। और इस कहानी में एक और व्यक्ति जो छाया हुआ शुरू से अंत तक, वो कौन है? सेन साहब। यानी कहानी का मुख्य पात्र मदन है, लेकिन मदन के साथ साथ खोखा भी है, क्योंकि खोखा भी शुरू से अंत तक इसमें छाया हुआ है। इसी पर यह कहानी आधारित है। और सेन साहब है। सेन साहब को कितनी लड़कियाँ थी? 5 लड़कियाँ थी। ठीक है, देखो
खोखा क्या था? तो सबसे पूछता है कि ईबिस के दांत में बदमाश लड़का कौन था? तो वो कौन था? खोखा, शरारती लड़का था जो सबका गाड़ी का शीशा उसा फोड़ा करता था। तो पूछता है प्रश्न कि मोटर कार को किससे खतरा था? तो कौन फोड़-फाड़ कर रहा था? खोखा। तो ये सब ध्यान देखिए, खोखा के कितने दांत टूटे थे? 2। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? यही था, खोखा था। मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से ही। तो ये सब प्रश्न पूछा गया कि मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था। किसका 2 दांत तोड़ दिया गया था? खोखा का। खोखा के कितने दांत टूटे? 2। चलिए, सबसे इस कहानी में बदमाश लड़का कौन है? खोखा। तो इस चैप्टर से इससे ज़्यादा प्रश्न आने वाला नहीं है, देखिएगा। ठीक, तीसरा चैप्टर चालू करते हैं। क्या चैप्टर का नाम? भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक है मूलर। पूरा नाम उनका क्या है? मैक्स मूलर है, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था, ठीक है, जर्मनी में। ये जर्मनी देता राज्य का नाम। इनके पिता का नाम पूछा जा चुका है कि पिता का नाम था विलहेल्म्स मूलर, और इनको यानी मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा गया। पूछेगा कि इनको वेदांतियों का वेदांती कहा जाता है, तो मैक्स मूलर को। ये उपाधि उनको किसने दिया था? तो अपने देश के कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने। यानी स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को क्या कहा? वेदांतियों का वेदांती, ठीक है ना। इंग्लैंड की महारानी जिसका नाम था विक्टोरिया, ये भी मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दिया था, ठीक है ना। पूछेगा कि नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को किसने दिया था? तो इंग्लैंड की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। ये रानी थी इंग्लैंड की। इसने क्या दिया? वेदांत। इनको कहा फ्रेडरिक मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि देने का काम किया, लेकिन वो क्या किया? उसको अस्वीकार दिया। प्रश्न आता है कि मैक्स मूलर ने किस उपाधि को अस्वीकार दिया था? तो कौन सा था? नाइट। क्योंकि जब भाषण दिए थे तो बहुत बड़ा भाषण दिए थे, नहीं इनाम भी इनको बड़ा मिलना चाहिए था, लेकिन नाइट इनको छोटा उपाधि लगा, इसी कारण से क्या किया? उसको अस्वीकार दिया। ठीक, देखिए ये जो भारत से हम क्या सीखे, ये जर्मन भाषा में लिखा गया था। जर्मन भाषा में तो इसको जर्मन भाषा में इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया। अब बताएंगे आगे कौन हिंदी में कन्वर्ट किए थे, वो कौन है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। पूछेगा भारत से हम क्या सीखे का अनुवाद किसने किया है? तो कौन है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ये प्रश्न पूछा गया हितोपदेश का किस भाषा में अनुवाद किया गया? तो किस भाषा में अनुवाद किया गया? जर्मन भाषा में। मेघदूत का भी अनुवाद किस भाषा में किया गया? जर्मन में। कंठ और सेन का अनुवाद किस भाषा में किया गया? जर्मन में। ये भारत से हम क्या सीखे किसका अंश है? एक भाषण का अंश। पूछेगा भारत से हम क्या सीखे क्या है, किस विद्या से संबद्ध है? तो विद्या कौन सा है? भाषण है। इसका हिंदी में रूपांतरण, ये जर्मनी भाषा में लिखा है, हिंदी में किसने रूपांतरण किया? डॉक्टर भवानी त्रिवेदी ने। इनका मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। देखो एक प्रश्न इसमें इसी चैप्टर में पढ़ना भी है, प्लेटो और कांट क्या थे? तो यूनान के रहने वाले थे। वो क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। क्या थे? पूछेगा प्लेटो और कांट कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के। पूछेगा क्या थे? तो एक महान दार्शनिक थे। ये दोनों पूछा गया प्रश्न। इस चैप्टर में पढ़ना है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? पता नहीं क्या हो सकते हैं? गाँव में। वारेन हेस्टिंग्स को कितना दारिश सोना मिला था? 172 दारिश नमक सोना मिला था। मंडल साहब ने इसको क्या किया था? गलवा दिया। तो पूछेगा कि जब 172 दारिश सोना मिला था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। या पूछेगा वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो क्या मारेंगे ऑप्शन में? गवर्नर जनरल। इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इसको रखिए। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कब हुआ? सन 1907 में। ठीक है, देखो आरत, इनका जन्म कहाँ हुआ था? आरत दुबे के छपरा बलिया, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन यही देगा आपका, बलिया देगा तो आरत दुबे देगा। आरत दुबे ही देता ऑप्शन में अगर पूछेगा तो। देखिए लेखक का जन्म और जगह ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है, इसी कारण से सब में दिया गया, उसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, रचनाओं की बात करते हैं। अशोक के फूल के लेखक कौन होंगे? इसमें जितना भी रचना है ना, ये सब रचना के लेखक हजारी प्रसाद। देखो अशोक के फूल के लेखक यही हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आलोक पर्व, चाहे वान भट्ट की आत्मकथा या ग्रंथावली या चारू चंद्रलेख या हिंदी साहित्य का आदिकाल या पृथ्वीराज रासो, ये पूछा गया प्रश्न है। इस सब का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब पूछेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं कहाँ से लिया गया? तो लिया गया ग्रंथावली से। ठीक है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस भाग से संकलित किया गया? तो भाग कौन सा है? ग्रंथावली। ये प्रश्न भी होगा। पूछेगा अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूछेगा आलोक पर्व के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वान भट्ट के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वान भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ग्रंथावली के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कहाँ से संकलित है? ये एरो लगाने का मतलब है कि जो चैप्टर से कहाँ से लिया गया? ग्रंथावली से लिया गया है। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए एक प्रश्न और इसी में पढ़ना है अंदर, कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र एक किताब है जिसमें शरीर के बारे में, हवस के बारे में आपको पढ़ना है। तो कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। पूछा गया ये प्रश्न है। देखो एक आलोक पर्व किताब है किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। पूछता है प्रश्न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? तो कौन था वो? किस किताब पर मिला था? तो आलोक पर्व पर। ये सब के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनका प्रसिद्ध चैप्टर, प्रसिद्ध किताब कौन है? आलोक
पर्व जिस पे इनको पुरस्कार मिला, वो पुरस्कार कौन सा था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनका जो मृत्यु है हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ? 1969 ईस्वी में। अब पूछेगा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस विद्या से संबंध है, चाहे किसका भाग है? तो वो क्या है? एक ललित निबंध है, ठीक है। अब नाखून किसका निशानी है? चैप्टर के अंदर आते हैं तो नाखून किसका? पार्श्विक वृत्ति यानी पशु के निशानी है, ठीक है ना। पूछे नाखून किसका निशानी है? तो पार्श्विक वृत्ति का निशानी है, ठीक है। इसमें लेखक का कथन है, इसमें लेखक कहते हैं कि सब पूछते, प्रश्न पूछा गया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं, यह किस चैप्टर की पंक्ति है? तो चैप्टर का नाम हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने कहा है? तो वो कौन कहे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दो गो प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप पूछेगा किस चैप्टर की पंक्ति है? तो चैप्टर कौन जाए? नाखून क्यों बढ़ता है, ठीक है। अब नाखून क्यों बढ़ता है यह प्रश्न लेखक के सामने किसने पूछा था? उनकी छोटी लड़की ने। तो चौथा चैप्टर से इतना ही प्रश्न है। हाँ, याद देखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं कहाँ से संकलित है? ग्रंथावली से, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं, 5वां नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले, ठीक है ना। पूछेगा कि गुणाकर मूले किस विषय में एमए किए थे? मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए किए थे। तो कौन सा विषय में? गणित में पूछा गया प्रश्न, इसी का आंसर लिखे हैं कि गुणाकर मूले किस विषय में एमए किए थे? तो कौन सा विषय था? एमए चाहे भी टोटल चीज कच में किए हैं, गणित में ही किए हैं, ठीक है। इनका जन्म 1935 में कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती में। अब देखो अक्षरों की कहानी या सौर मंडल या भारतीय लिपियों की कहानी, ये तीनों रचनाओं के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। एक प्रश्न आया है कि नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि कहाँ से संकलित है? तो कहाँ से संकलित है? भारतीय लिपियों की कहानी से संकलित है, ठीक है। ये जो नागरी लिपि है कहाँ से संकलित किया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से संकलित है, ठीक है। आगे देखिए इनका मृत्यु कब हुआ? 2009 में। अब एक प्रश्न आता है कि सरहपाद, ये सरहपाद कौन है? एक लेखक है। पूछेगा सरहपाद या प्रश्न आता है कि हिंदी के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? इस चैप्टर को पढ़िएगा तो उसके अंदर ये बात है कि हिंदी के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? सरहपाद। पूछेगा दोहा कोश का लेखक कौन है? सरहपाद। ये आदमी का नाम है जिसने किताब दोहा कोश का लेखक कौन है? सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन कहे जाते हैं? सरहपाद, ठीक है ना। ये जो नागरी लिपि है क्या? एक निबंध है, ठीक है। इसमें ये हिंदी भाषा की लिपि क्या कही जाती है? देवनागरी लिपि। हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो कौन सा लिपि में आता है? देवनागरी लिपि में। अब एक और प्रश्न आया है, तमिल, मलयालम, चाहे तेलुगु, चाहे कन्नड़, ये किस देश की भाषा है? तो दक्षिण भारत की। अपने देश की भाषा अगर उत्तर भारत में आइएगा तो यहाँ पर हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, अपना अपना भाषा मैथिली हो गया, ये सब उत्तर भारत की भाषा है, ठीक है ना। तो देखो तो ये जो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सब किस देश की भाषा है? तो दक्षिण भारत की ही भाषा है। और इन सब भाषाओं को नंदी नागरी कहा जाता है। पूछेगा नंदी नागरी की भाषा क्या है? तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, चाहे दक्षिण भारत की भाषा को क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। या पूछेगा कि दक्षिण भारत की भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नंदी नागरी में लिखी जाती है। पूछेगा विजयनगर के राजाओं का लेख किस लिपि में मिलता है? तो कौन है? नंदी नागरी है। लेकिन ये पूछेगा उत्तर भारत वाले जितना, जैसे हम लोग भोजपुरी हो गया, ये सब नेपाल भोजपुरी हो गया, गुजराती हो गया, ये सब जितनी भाषाएं हैं ये सब उत्तर भारत में आता है। तो इसका मतलब वो सब भाषाएं किस में आ जाएगा? तो वो आएगा देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। तो ये अगर ये सब जितना भाषा है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सब दक्षिण भारत की भाषा है। ये सब किस भाषा में लिखा गया? तो नंदी नागरी में। या विजयनगर के जो राजा मिले थे उनका लेख किस लिपि में मिला है? नंदी नागरी लिपि में मिला हुआ है, ठीक। इस चैप्टर से यहीं से प्रश्न आएगा, पूरा याद करिएगा। छठा चैप्टर देखते हैं, बहादुर है। बहादुर कहानी सुनेंगे। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। इनका जन्म कब हुआ? 1925 में। कहाँ हुआ था? नागरा बलिया के उत्तर प्रदेश में। रचनाओं की बात करते हैं, पूछा गया प्रश्न के बाद जिंदगी और जोग के लेखक कौन है? कौन है? अमरकांत है। तो जिंदगी और जोग, चाहे कुहासा या मौत का नगर भी पूछा गया। मौत का नगर के लेखक कौन? अमरकांत, ठीक है। सूखा पत्ता, आकाश, पंछी, काले उजले दिन, ये सब के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। एक प्रश्न आया है कि अमरकांत का बाल उपन्यास कौन सा है? बाल यानी बचपन में उपन्यास लिखने का काम किया था वानर सेन। ये भी है ये प्रश्न, ठीक है। इसमें सब भी आई है, इतना ही याद करना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अमरकांत बचपन में कौन सा उपन्यास लिखे थे? वानर सेना। अब एक और प्रश्न है कि अमरकांत को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कौन ऐसा किताब लिखे जिस पर इनको साहित्य अकादमी मिला? वो था डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी इनका किताब था जिस पर इनको कौन सा सम्मान मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इस कहानी में आएगा तो कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बहादुर है। बहादुर कहानी में इस कहानी का मुख्य मेन हीरो कौन है? बहादुर है। बहादुर का पूरा नाम क्या बताएगा? दिल बहादुर। पूछेगा बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर, ठीक है ना। ये कहाँ की कहानी है? एक नेपाल की कहानी। दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। जिसका उम्र कितना बताया गया इस कहानी में? 13 साल बताया गया। पूछेगा लेखक का साला किसको नौकर बनाकर लाया था वहाँ से? तो लेखक का साला किसको? बहादुर को ही लेकर आया था, ठीक है ना। चोरी का आरोप किस पर लगाया गया? बहादुर पर। कितने रुपए लगाया गया था? 11। किसने? रिश्तेदारों ने क्या किया? प्रपंच रचा था, ठीक।
लेखक की पत्नी का क्या नाम था? निर्मला। लेखक की निर्मला का बड़ा बेटा का क्या नाम था? किशोर। बहादुर घर का क्या था? नौकर था। रिश्तेदार द्वारा किस पर आरोप लगा दिया गया था चोरी का? तो बहादुर पर। तो ये सब प्रश्न आएगा कि निर्मला का बड़ा बेटा का क्या नाम था, या निर्मला किनकी पत्नी थी, या लेखक की पत्नी का क्या नाम था, या अमरकांत की पत्नी कौन थी, बहादुर का कितना उम्र था, लेखक का साला किसको लेकर आया था, बहादुर का पूरा नाम क्या था, कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो इसी के बीच में सब ऑब्जेक्टिव आएगा, कहीं और से आएगा नहीं, इसलिए बोलते हैं याद करते चलेगा लोग। चलिए देखते हैं 7वां चैप्टर। देखिए 7वां चैप्टर कौन है? परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अब एक और प्रश्न आया है कि रामविलास शर्मा बीए कब किए थे? तो 1932 में। एमए कब किए थे? 1934 में। पूछेगा किस भाषा में एमए या बीए किए थे, तो कौन सा भाषा था? अंग्रेजी। ये पूछा गया प्रश्न है कि रामविलास शर्मा कब एमए किए, बीए किए थे? 1932 में। 2 साल के बाद क्या किए थे? एमए किए। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमए मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स है। किस भाषा में किए थे बीए चाहे एमए? वो कौन सा? अंग्रेजी था। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को कहाँ हुआ था? उन्नाव के ऊँच गाँव सोनी में हुआ था। ये सानी ही ऑप्शन है, तो ये सब नहीं देता है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? सानी में हुआ था। ठीक। इनकी रचनाओं की बात करते हैं। निराला की साहित्य साधना, ठीक है ना, ये इनकी रचना पूछेगा। निराला की साहित्य साधना का लेखक कौन? रामविलास शर्मा है। इसी पर निराला की साहित्य साधना पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये भी एक किताबें लिखा हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूछेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा ही है। पर प्रश्न आया है कि रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो पुस्तक कौन सा है? वो है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना पर कौन सा पुरस्कार मिला है उनको? साहित्य अकादमी। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ? 30 मई 2000 ईस्वी को। ये क्या है? परंपरा का मूल्यांकन है, क्या है? निबंध है। ठीक है। एक प्रश्न और आया था कि जारशाही कहाँ थी? जारशाही किस देश में चल रहा था? तो सोवियत रूस या सोवियत संघ रूस, या खाली ऑप्शन देगा रूस। ऑप्शन अधिकांश जगह देखे हैं, इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न इसी कारण से इसको लेके आए। जारशाही कहाँ थी? तो ऑप्शन दिया था सोवियत रूस। तो क्या मारेंगे? सिर्फ रूस का मतलब सोवियत रूस देगा तो भी टच करेंगे, खाली रूस देगा तो उसी को टच करेंगे। ठीक है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक, ये भी पूछा गया कई बार प्रश्न। तो परंपरा का ज्ञान जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, उनके लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? परंपरा का। तो प्रश्न पूछता है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो ये वाला ऑप्शन जहाँ भी दिया रहेगा क्या करेगा? टच करेगा। जो लकीर के फकीर न होकर क्या करे? क्रांतिकारी साहित्य को रचना चाहे। ठीक है। उसका प्रगतिशील साहित्य का संबंध कौन से दर्शन से है? तो वो है बौद्ध दर्शन से। इस चैप्टर से इतना ही प्रश्न आएगा और कहीं से नहीं आएगा। इस चैप्टर से आगे चलते हैं 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर जीत जीत में निरखा। तो इसके लेखक कौन है? बिरजू महाराज। इनका जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 को। कहाँ हुआ? लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। कौन सा? जफरीन अस्पताल में हुआ। पूछता है कि बिरजू महाराज का जन्म कौन सा अस्पताल में हुआ? तो अस्पताल का क्या नाम था? जफरीन। इनकी कितनी बहनें थी? 2। बिरजू महाराज की कितनी बहनें थी? 2। और पूछेगा कि ये जैसे अभी पढ़ रहे थे परंपरा का मूल्यांकन हम लोग देखे हैं, वो क्या था? एक निबंध था। क्या था वो? निबंध था। लेकिन जीत जीत में निरखत हुई एक इंटरव्यू है। रसीम वाजपेयी नाम का एक मीडिया वाला इनके पास पहुंचा, वो इंटरव्यू लिया हुआ है। तो पूछेगा जीत जीत में निरखत हो क्या है? तो एक इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू इंग्लिश वर्ड हो गया, इसका हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार। हिंदी में क्या बोलेंगे? साक्षात्कार। हम किसी का इंटरव्यू लेने के लिए मतलब क्या करें? साक्षात्कार कर रहे हैं। किसने इनका इंटरव्यू लिया था? तो रसीम वाजपेयी नाम का एक व्यक्ति लिया था, और वही उनका पहला शिष्य भी बन गया था। ठीक है ना। तो पूछेगा कि जीत जीत में निरखत हो किस विद्या से संबंध है? तो एक साक्षात्कार है। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज। ये सब पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज। ये पूछेगा बिरजू महाराज कौन सा शैली के मतलब ये नर्तक थे? ये तो कथक शैली के नर्तक। नर्तक मतलब डांस करने वाला। ये डांस करते थे, नृत्य के मामले में आगे थे। तो किस शैली के डांस करते थे? वो शैली कौन सा था? कथक। ठीक है। देखो 27 साल की उम्र में संगीत, इनको 27 साल की जब उम्र हो गया तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। पूछेगा 27 साल की उम्र में बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार मिला? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है। इसको ये जो साक्षात्कार लिया गया, मतलब जो इंटरव्यू लिया गया जीत जीत में निरखत हुई, किस व्यक्ति के द्वारा लिया गया था? रसीम वाजपेयी के द्वारा साक्षात्कार है, मतलब क्या लिया गया? इंटरव्यू लिया गया। ठीक है। इसमें देखिए जो इनकी अम्मा थी वो अम्मा जो थी ना डुमरिया सिखाए थे। डमरू समझते हैं? डमरू बजाना। पूछेगा बिरजू महाराज को डुमरिया किसने सिखाई थी? तो कि इनकी अम्मा ने। इसके बाद इनका शागिर्द, मुस्लिम जो लोग होते हैं शागिर्द कहते हैं। शागिर्द का मतलब होता है गुरु, यानी बिरजू महाराज के गुरु का क्या नाम था? कौन था? उनका अपना पिता था। इनका कौन था? अपना पिता था। तो इस चैप्टर से यही सब प्रश्न आएगा कि शंभू महाराज के पिता चाचा का क्या नाम था? भले बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। ये किस कौन सा नाटक कौन सा डांस करते थे? तो कथक शैली का डांस करते थे। ये क्या है? तो ये है एक आपका साक्षात्कार है। इनका ये साक्षात्कार किसने लिया? इंटरव्यू किसने लिया था? रसीम वाजपेयी नाम का व्यक्ति लिया था। और पहला शिष्य इनका कौन बना? यही बना, रसीम नाम का लड़का बना, रसीम वाजपेयी। ठीक। 9वां चैप्टर देखते हैं।
नवा चैप्टर है अवेन्यू। इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? 16 फरवरी 1941 को। कहाँ हुआ है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक है, इनका जो अभी जो स्थान इनका फिलहाल में, क्योंकि अभी मरे नहीं है, जिंदा ही है। ठीक है, देखो ये इनका मूल निवास स्थान कहाँ है? सागर के मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो सागरी इलाका वहाँ पर ये रहते हैं। इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी, इनकी माता का नाम निर्मला देवी। अब तो इनका लेखक परिचय है, यहाँ से प्रश्न आता है ये सब। देखिएगा, देखो अवेन्यू जो है ना रोन नदी के किनारे बसा है। पूछेगा अवेन्यू एक शहर है जो कहाँ? फ्रांस में बसा है। ये फ्रांस जाकर कहानी वहाँ पर लिखी है। 10 वर्ष पहले गए थे फ्रांस अपने जीवन में। ठीक है, देखिए तो अवेन्यू कौन सा नदी के किनारे बसा है? रोन नदी के किनारे बसा है। अब पूछेगा अवेन्यू कहाँ है? तो कहाँ है? फ्रांस में। कितने वर्ष पहले जाकर ये कहानी लिखे थे? 10 वर्ष पहले जाकर कहानी लिखे थे। पूछेगा ला शत्रुंजय, जहाँ पर गए थे वहाँ पर एक ईसाई मठ में रह रहे थे, उस ईसाई मठ का नाम दिया गया था ला शत्रुंजय। ठीक है ना, ला शत्रुंजय क्या है? तो एक ईसाई मठ है। वहाँ पर कितने दिन तक रहे थे? ये 19 दिन तक। ला शत्रुंजय में कितने दिन तक रहे थे? 19 दिन तक। ठीक है, अब देखिए इनकी रचनाओं की बात करते हैं। शहर अब भी संभावना है, या एक पतंग अनंत में, या कहीं नहीं वही, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो अशोक वाजपेयी का है। अभी शहर अब भी संभावना है, किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी का। एक पतंग अनंत में किनकी रचना? अशोक वाजपेयी का। कहीं नहीं वही किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी का। ठीक है, देखो इसमें ये जो मतलब ये जो जहाँ गए हैं अवेन्यू, वहाँ पे एक गांव का नाम यूज किया गया विलनौ। क्या यूज किया गया? विलनौ। ये विलनौ का क्या अर्थ है? तो विलनौ का अर्थ होता है गांव। एक बार ऑप्शन दिया सिर्फ गांव, एक बार दिया एक छोटा सा गांव। ठीक है, तो विलनौ का अर्थ होता है एक छोटा सा गांव, और ये अवेन्यू क्या है? तो एक निबंध है। ज़्यादातर प्रश्न ये आता है कि अवेन्यू किस नदी के किनारे बसा है? तो कौन सा? रोन नदी के किनारे। अवेन्यू किस देश का शहर है? वो तो कौन सा देश है? फ्रांस का। याद करिएगा, ये याद रहना चाहिए। चलिए देखते हैं 9वां चैप्टर देखते हैं। 9वां चैप्टर आपका है मछली। पता है मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को कहाँ हुआ था? राजनांदगांव के छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, रचनाओं की बात करते हैं। देखिए, नौकर की कमीज, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। प्रश्न आया था कि मछली कहानी कहाँ से संकलित किया गया है? तो महाविद्यालय से। महाविद्यालय क्या है? इनका एक किताब है। ठीक है, और नौकर की कमीज, देखो जो नौकर की कमीज है, इस पर इनका फिल्म भी बन चुका। मनी कौर नाम का डायरेक्टर था जो क्या इस पर फिल्म बनाया। प्रश्न पूछा जाता है। देखो, नौकर की कमीज के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। पेड़ पर कमरा के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न आएगा मछली कहाँ से संकलित है? महाविद्यालय से। ठीक है, अब देखिए नौकर की कमीज जो इनका उपन्यास था, ये क्या है? एक उपन्यास था। लिखे हैं उपन्यास। पूछा नौकर की कमीज कौन सी विद्या से संबंधित? विद्या कौन सा? उपन्यास है। अब पूछेगा नौकर की कमीज पर फिल्म किसने बना दिया था? तो मनी कौर का डायरेक्टर था, आदमी था। वो क्या किया? नौकर की कमीज पर फिल्म बनाया। तब नौकर की कमीज पर किसने फिल्म दिखाया था? तो मनी कौर ने। पूछेगा नौकर की कमीज क्या? उपन्यास। पेड़ पर कमरे अंत इनका लिखा गया विनोद कुमार शुक्ल का रचना है। तो एक इटाली देश का आदमी था जो क्या किया? इस किताब का किस भाषा में अनुवाद कर दिया? इटाली भाषा में अनुवाद किया। पूछता है कि विनोद कुमार शुक्ल के किस किताब को इटाली भाषा में अनुवाद किया गया? तो कौन सा किताब है? पेड़ पर कमरा। इनको पुरस्कार भी मिला। 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। 1997 में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिला, और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलेगा। पूछता है कि 1990 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला? तो 1990 में कौन सा साहित्य? पूछेगा 1992 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। ये तीनों पूछा है, इसी का आंसर दिए हैं। ठीक, पूछेगा मछली कहानी किस वर्ग की कहानी है? किस परिवार की कहानी है? तो मध्यम वर्ग के परिवार की कहानी है। जो इनके पिताजी हैं वो बाजार से कितनी मछलियाँ लेकर आए हैं? 3 मछलियाँ। लेखक जो हैं, इसमें जो बच्चा है वो कौन है? संतू है। कहानी किस पर लिखा हुआ है? संतू पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो संतू जो है ना बाजार से कितनी मछलियाँ ले? 3। उसमें से एक मछली क्या है? मरी हुई है। पूछेगा संतू जब मछली लेकर आता है तो उसमें से कितनी मछलियाँ मरी रहती है? 1 मछलियाँ मर गई रहती है। इसमें इस कहानी में कौन है? संतू। यानी इस कहानी का मुख्य अगर नायक कोई है तो वो कौन है? संतू है। संतू का सपना क्या था? मछली पालना चाहता था। संतू क्या करना चाहता था? मछली को पालना चाहता था। घर के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। कहानी का मुख्य पात्र कौन है? संतू। तो यही प्रश्न अभी तक पूछा गया और पूछा भी जाएगा। पूछेगा मछली कहानी का मुख्य पात्र संतू है। घर का नौकर का क्या नाम था? भग्गू था। उसका पूछेगा मछली कौन पालना चाहता था? संतू। ठीक है ना, बाजार से कितनी मछलियाँ लाई गई थी? 3। उनके परिवार में सबसे ज़्यादा मछली कौन खाता था? उनके पिता जी। मसाला कौन पीस रहा था? उनकी माँ। तो इस चैप्टर से यही प्रश्न आएगा। देखते 11वां। देखो, नौबत खाने में इबादत 11वां चैप्टर है। इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। जानते हैं नौबत खाना, इबादत का मतलब होता है उपासना करना, मतलब पूजा पाठ करना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है ना, ये लिया गया एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया गया। वो व्यक्ति हैं बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान, जो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे? तो बिस्मिल्लाह खान थे। तब बिस्मिल्लाह खान के बायोग्राफी या हिस्ट्री
हिस्ट्री का चर्चा किया गया है। ठीक है, देखिए तो नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म 1977 में हुआ। कहाँ? अयोध्या के उत्तर प्रदेश में। किनका? तो यतीन्द्र मिश्र का। ठीक है, जैसे यदा कदा या द्योधी पर आलाप, ये दोनों रचना किनका है? यतीन्द्र मिश्र का। यह भी जिंदा है, मरे नहीं है, जानिएगा। ठीक है, यह भी जिंदा है, मरे नहीं है। जैसे विनोद कुमार शुक्ल भी जिंदा है। ठीक है, और इनका जो यतीन्द्र मिश्र, इनका जन्म 1977 में हुआ। कहाँ? अयोध्या के उत्तर प्रदेश में हुआ। यदा कदा का लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। द्योधी पर आलाप किनकी रचना? यतीन्द्र मिश्र का। यह सब पूछा गया। यदा कदा किनकी रचना? यतीन्द्र मिश्र का। द्योधी पर आलाप किनकी रचना? यतीन्द्र मिश्र का। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ये जो चैप्टर लिखा गया किस व्यक्ति पर लिखा गया, तो वो व्यक्ति कौन सा है? बिस्मिल्लाह खान है। ठीक है, देखिए बिस्मिल्लाह खान जो है ना एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है। पूछेगा प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है, तो वो कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। देखो बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। ये सब BBI प्रश्न है, एक भी मत छोड़िएगा। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम है? अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खान जानते एक मुस्लिम पर्व से जुड़े हुए थे, सबसे ज़्यादा अपना समय उसमें देते थे। वो पर्व कौन सा था? मुहर्रम पर्व था। इन लोगों में एक मुहर्रम पर्व होता है। ठीक है, तो प्रश्न आता है बिस्मिल्लाह खान के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा है, तो वो कौन सा मुस्लिम पर्व है? मुहर्रम है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम था पैगंबर खान। बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च 1916 को। कहाँ हुआ था? डुमराव। एक प्रश्न आता है 2 नंबरिया में, डुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो डुमराव बिहार में ही पड़ता है। डुमराव में एक प्रसिद्ध शहनाई वादक का जन्म हुआ था जिनका नाम था बिस्मिल्लाह खान, और इन्हीं के कारण से डुमराव आज क्या है? प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खान के कारण से कौन जाना जाता है? डुमराव जाना जाता है। तो डुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो बिस्मिल्लाह खान के जन्म के कारण से, क्योंकि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का वहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को कहाँ हुआ था? डुमराव के बिहार में हुआ था। इनका मृत्यु है 21 अगस्त 2006 को हुआ था। कितने वर्ष की उम्र हुआ था? 90 वर्ष की उम्र इनका मृत्यु हो गया था। इबादत चैप्टर में इबादत है। इबादत का क्या अर्थ होता है? उपासना करना। पूछा गया भी प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है? तो एक व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया। कौन सा व्यक्ति? बिस्मिल्लाह खान। इसी कारण से ये पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत क्या है? कहानी है कि निबंध है कि उपन्यास है कि व्यक्ति चित्र है? क्या है? व्यक्ति चित्र है। क्यों? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति है जिसका चर्चा किया गया, वो व्यक्ति कौन है? बिस्मिल्लाह खान। पूछेगा किस व्यक्ति का आश्रय लेकर नौबत खाने में इबादत लिखा गया चैप्टर है, तो व्यक्ति कौन है? बिस्मिल्लाह खान है। देखिए 12वां चैप्टर देखते हैं, शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक कौन? महात्मा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके माता का नाम था पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। प्रश्न आया है कि दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक ये रहे थे, तो 1893 में गए और 1914 तक रहे, यानी 1893 से 1914 तक कहाँ रहे थे? दक्षिण अफ्रीका में। फिर भारत वापस कब लौटे गांधी जी? 1915 में। पूछेगा कि राष्ट्रपिता या बापू किनको कहा जाता है, तो गांधी जी को ही कहा जाता है। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। अब ये भी प्रश्न पूछा गया कि हिंद स्वराज किनकी रचना है, चाहे सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है, चाहे हरिजन पत्रिका का संपादक कौन है, चाहे यंग इंडिया पत्रिका का संपादक कौन है, तो वो सबके संपादक कौन है? महात्मा गांधी। एक और प्रश्न, शिक्षा और संस्कृति किससे लिया गया, तो दोनों से, हरिजन और यंग इंडिया से लिया गया। प्रश्न आता है कि शिक्षा और संस्कृति कहाँ से संकलित है, तो ये संकलित है हरिजन और यंग इंडिया। जब भी ऑप्शन देगा ना, पूछेगा कहाँ से संकलित है चैप्टर, तो दोनों ऑप्शन साथ ही देगा, हरिजन और यंग इंडिया। ठीक है, देखिए इसमें गांधी जी इस चैप्टर्स में कहते हैं कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। पूछेगा किस चैप्टर की पंक्ति है, तो शिक्षा और संस्कृति। अब पूछेगा मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी के अनुसार मतलब गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो बोल रहे हैं कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है, जो अच्छा शिक्षा, उसी को मतलब पूछेंगे गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहा, तो ऑप्शन होगा आध्यात्मिक शिक्षा, उसको मार दीजिएगा। आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ भी पूछा है, तो उसका अर्थ क्या होता है? हृदय की शिक्षा। ठीक, आगे महात्मा गांधी को किस चीज़ का उपाय, महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना। शेक्सपियर, ये भी इसी चैप्टर में पढ़ना। शेक्सपियर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, वो कौन से भाषा के थे? अंग्रेजी के। ठीक है, इस तरह से आपका कौन खत्म हो गया? गद्य खंड 12 को चैप्टर पढ़ना था। अब चालू करते हैं काव्य खंड, उसमें भी 12 को चैप्टर पढ़ना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। काव्य खंड में पहला चैप्टर कौन है? काव्य खंड में पहला 2 चैप्टर पढ़ना। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इन दोनों के लेखक अगर देखी जाएगा तो कौन है? गुरु नानक है, कवि है। पूछेगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का कवि कौन है? गुरु नानक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने के कवि लेखक कौन है, कवि कौन है? गुरु नानक ही है। इनका जन्म 1900, यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है क्योंकि शुरुआती चैप्टर है काव्य खंड का। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कब है? 1469 में। कहाँ हुआ था? तलबंदी के लाहौर में। ठीक है, देखो इनका जो जन्म था, जन्म स्थान क्या कहा, कौन सा नाम से प्रसिद्ध हुआ? ननकन्ना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये भी प्रश्न पूछा गया, ननकन्ना साहब कहाँ अभी वर्तमान में, तो किस देश में पढ़ रहा है? वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है ना। देखिए गुरु नानक, पूछेगा दोनों के लेखक कौन है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके लेखक कौन है? गुरु नानक है। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? ननकन्ना साहब कहलाता है। देखिए इनके गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। माता का नाम था तृप्ता। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी।
पूछेगा अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अब पूछेगा सिख संप्रदाय का प्रथम गुरु कौन था? तो कौन थे? ये गुरु नानक ही थे। पूछेगा सिख संप्रदाय का जन्म किसने दिया? सिख संप्रदाय को किसने वर्चस्व में लाया था? तो वो कौन थे? गुरु, क्योंकि पहले गुरु थे ये, ठीक है। तो पूछेगा देखो सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। अब इनकी रचनाओं की बात पूछेगा जप्पू जी, चाहे आशा दीवार, चाहे रही रास, इसको हरि रास के भी नाम से पूछा गया एग्जाम में। ये चार जप्पू जी, चाहे आशा दीवार, चाहे रही रास या सोहिला, ये चारों किताब के लेखक कौन है? गुरु नानक है। एक प्रश्न ये भी है कि गुरु नानक किस धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। जाकर देखिएगा, बनाइएगा सर ऑब्जेक्टिव ना, हर चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा अधिकांशतः, देख लीजिए जो एग्जाम के नजरिए से। गुरु नानक किस धारा के कवि है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। अगर रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी देखो, इनकी जितनी भी रचनाएं लिखी है गुरु नानक का, जितना भी किताब है, इनका टोटल किताब गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। पूछिएगा गुरु नानक का टोटल संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। जब ये मर गए थे तो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इन्होंने क्या किया था कि 1604 ईस्वी में इनका जितना भी गुरु नानक का लिखा है किताब था उसको एक जगह इकट्ठा करके नाम दे दिया गुरु ग्रंथ साहिबा। यानी गुरु नानक उसको इकट्ठा नहीं किए थे इनकी रचनाओं को। किस व्यक्ति ने? तो अर्जुन देव ने। अर्जुन देव कौन था? तो सिख संप्रदाय के कौन सा गुरु था? 5वें गुरु था। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। 5वें गुरु कौन है? अर्जुन देव। और 10वें गुरु कौन थे? तो पटना के थे, गुरु गोविंद सिंह थे वो, ठीक है। तब पूछेगा किस व्यक्ति ने गुरु नानक के सभी ग्रंथों को एकत्र किया था? तो एकत्र कौन किया था? अर्जुन देव ने, ठीक है। किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है। पूछेगा प्रश्न गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ? 1539 में। आप पूछेगा गुरु नानक क्या कहते हुए मर गए थे? तो कहे वाह गुरु कहते हुए दुनिया को सिधार दे। इस चैप्टर में पढ़िएगा अंदर, तो वाणी विष के समान कब हो जाती है? ऑप्शन जहाँ भी होगा राम नाम के बिना मारिएगा। किसके बिना संसार में जन्म लेना बेकार है? तो कौन? राम नाम के बिना। तो पहला चैप्टर से ही पूछेगा। दूसरा चैप्टर देखिए, दूसरा प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसमें दो के चैप्टर पढ़ना है। देखो प्रेम ऐनी श्री राधिका या करील का कुंजन ऊपर वाला, दोनों के लेखक कौन है? रसखान है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 1548 में। पूछेगा रसखान किस वंश से संबंधित थे? तो पठान राजवंश से थे। देखिए पूछा गया प्रश्न है। इनका मृत्यु कब हुआ? 1648 में, ठीक है। देखो जो रसखान थे मुस्लिम होते हुए कृष्ण भगवान की भक्ति किए थे। इसी कारण से अपने देश के महान राजा जिनका नाम था हरिश्चंद्र, ये हरिश्चंद्र इनके रसखान के बारे में बोले कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये जाऊँ। इसका मतलब है कि इन मुसलमान भाइयों के लिए करोड़ों हिंदू जान दे देगा। पूछेगा कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिय किसने कहा था? तो राजा हरिश्चंद्र ने। किस व्यक्ति के लिए कहा था? तो व्यक्ति कौन थे? रसखान थे। पूछेगा रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? तो विठल नाथ थे। इनकी रचनाओं में प्रेम वाटिका किनकी? प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान है। पूछेगा प्रेम वाटिका का रचना काल का समय क्या है? कब लिखा गया था? 1610 में। सुजान रसखान के लेखक कौन है? इसी में नाम छुपा है, कौन? रसखान है, ठीक है। अब पूछेगा रसखान जिस समय किताब लिख रहे थे उस समय कौन सा राजा का शासन चल रहा था? राजा कौन था? जहांगीर था, ठीक है। जब यहाँ पर नादिर शाह जब यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण किया था तो ये दिल्ली से हाथ भूमि था ब्रजभूमि, ठीक है। पूछेगा कृष्ण को मतलब रसखान ने किसको चोर कहा है? तो पता ही है किसको कहा था? कृष्ण को। देखो रसखान ने मालिन किनको कहा है? तो कृष्ण और राधा को। रसखान नंद किनको कहा है? कृष्ण को। चित्तचोर किसको कहा है? कृष्ण को। एक और प्रश्न कई बार पूछा गया रसखान किस छंद के कवि है? तो स्वय छंद में इनका पूरा रुचि था, ठीक है ना। ये जो चैप्टर लिखा है कौन सा छंद में लिखा गया था इनका? स्वय छंद में। तो सब पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा चैप्टर अति सुगो स्नेह को मार्ग है। ये दोनों, इसका भी लेखक कौन है? घनानंद है, ठीक है। मुँह आंसू निहिल वर्ष, दो चैप्टर, इन दोनों के लेखक कौन है? घनानंद। इनका जन्म 1689 में, मृत्यु कब हुआ? 1739 में। पूछता है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि है? चाहे कौन से कवि है? तो सिरमौर कवि। या कौन सा धारा के कवि है? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जो घनानंद है वो किस धारा के कवि है। देखो यहाँ पर सबको बोल रहे हैं जो घनानंद है वो किस धारा के कवि है? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। पूछेगा कैसे कवि है? तो कैसे कवि है? सिरमौर कवि है। घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? किसके? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। इनकी जो घनानंद की रचनाओं की भाषा थी वो कौन सी भाषा? ब्रज। यानी सारा किताब किस भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में। देखो सुजान सागर, चाहे विरह लीला, चाहे रसकेली बिल्ली, चाहे घन आनंद, ये सब के लेखक कौन है? तो घनानंद है। प्रश्न आता है कि अति सुगो स्नेह को मार्ग है या मुँह आंसू निहिल वर्ष, ये सब कहाँ से संकलित है? तो घनानंद इनकी एक रचना है, उसी से संकलित, इसी में आंसर छुपा हुआ है, ठीक। आगे घनानंद इनको कैसा कवि कहा गया? प्रेम का पीर कवि कहा गया। पूछे प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा गया? तो क्या मारिएगा? घनानंद। देखो सरल और सीधा मार्ग, ये किस मार्ग को बोले? प्रेम का मार्ग। बोलेंगे प्रेम का जो मार्ग एकदम अत्यंत सीधा। पूछा गया प्रश्न कि घनानंद किस मार्ग को एकदम सीधा मार्ग बोले हैं? तो कौन सा? प्रेम मार्ग। अति सुगो किसको कहे हैं? तो प्रेम मार्ग को। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है।
आते हैं चौथा चैप्टर देखते हैं, स्वदेशी। स्वदेशी के चैप्टर का लेखक कौन है? प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। इनका जन्म 1855 में कहा? मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कब? 1922 में। देखिएगा ये जो प्रेमघन है ये अपना आदर्श किनको मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या करते हैं? अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। आप पूछेगा प्रेमघन किस युग के कवि है, तो वो कौन सा? भारतेंदु युग के। ये लिखे हैं, ये भारतेंदु युग के कवि थे। तो प्रेमघन किस युग के कवि है? भारतेंदु युग की। इनकी रचनाओं की बात करते हैं, मासिक, पत्रिका, कादम्बिनी या प्रेमघन सर्वस्व, ये तीनों के लेखक कौन है? तो यह है प्रेमघन है। पूछेगा स्वदेशी कहाँ से संकलित है? तो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। ठीक है। देश में क्या नहीं दिखाई देता? इन चैप्टर के हिसाब से पढ़िएगा तो देश में आजकल क्या है? भारतीयता नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सब कैसा हो गया? विदेशी हो गया। ठीक है। पांचवा चैप्टर देखिए, कौन है पांचवा चैप्टर? भारत माता। इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी। ये प्रश्न पूछा गया है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में कौसानी मारिएगा। इनके पिता का नाम गंगादत्त, माता का नाम सरस्वती देवी। इनकी रचनाओं की बात करते हैं, उच्छ्वास, युगवाणी, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा, ग्राम्या, विन्ना, पल्लव, इस सब किताब के लेखक कौन है? सुमित्रा। देखो किताब बहुत सारा, लेकिन हई सब किताब पूछा गया। स्वर्ण किरण के लेखक कौन है? स्वर्ण धूलि के लेखक कौन है? चिदम्बरा के लेखक कौन है? ग्राम्या के लेखक कौन है? वीणा के लेखक कौन है? पल्लव के लेखक, सब के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक। आगे चिदम्बरा पर पूछेगा कि सुमित्रा नंदन पंत को किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कौन सा किताब पर? चिदम्बरा पर। या सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब पूछेगा हिंदी का सुकुमार कवि आप पढ़े हैं, ठीक है ना? इनको प्रकृति का सुकुमार भी कवि कहा जाता है। आपके सिलेबस में पूछा गया प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किनको कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को। इनका मृत्यु 29 दिसंबर 1977 को। ये चैप्टर में बोलते हैं कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो ये भारत माता कहाँ है? गाँव में निवास करती है। अब ये प्रश्न पूछा गया, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसको कहा गया? चाहे गीता प्रकाशनी किसको कहा गया? चाहे शरदेंदु हासनी किसको कहा गया है? ठीक है। किसको कहा? भारत माता को। पूछेगा मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसको कहा गया? भारत माता को। गीता प्रकाशनी किसको कहा गया? भारत माता को। शरदेंदु हासनी किसको कहा गया? भारत माता को। ठीक है। और प्रवासनी भी किसको कहा गया? भारत माता को। ये अलग अलग टाइप से प्रश्न करता है, ठीक है ना? प्रवासनी किसे कहा गया? भारत माता को। शरदेंदु हासनी किसे कहा गया? भारत माता को। गीता प्रकाशनी भारत माता को। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसको कहा गया? भारत माता को। ठीक है। पूछेगा सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे? तो युग कौन सा था? छायावाद। ठीक। अगला चैप्टर देखिए, छठा चैप्टर है जनतंत्र का जन्म। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह। देखो बाबू लोग, जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर से ज़्यादा प्रश्न आता ही है। सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम था मंडोप देवी, पिता का नाम था रवि सिंह। अर्धनारीश्वर या संस्कृति के 4 अध्याय या उर्वशी या प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसिमरती, ये सब पूछा गया प्रश्न है। ये सब किताब के लेखक कौन है? रामधारी से पूछेगा। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उर्वशी पर इनको जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको? रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है। ये सब के रचना के रसिमरथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। पूछेगा किस कवि के नाम क्या राष्ट्र कवि लगता है? कौन? रामधारी। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है। पुरस्कार में देखते हैं तो उर्वशी पे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ। पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पुस्तक कौन सा? उर्वशी। संस्कृति के 4 अध्याय पे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूछिए ये किस युग के कवि है? तो किसी ये छायावाद के कवि है। ये सब आता है। ठीक है। इनका मृत्यु कब हुआ? 24 अप्रैल 1974। तो इस चैप्टर से देखिएगा तो यही प्रश्न आएगा, इससे हटकर प्रश्न आने वाला नहीं है। ठीक। आगे देखते हैं 7वां चैप्टर जिसका नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आगे। हाई पूरा नाम है इनका, शॉर्ट नाम क्या है? अज्ञे है। अज्ञे का जन्म कितना हुआ है? 7 मार्च 1911 को। इनका जन्म कहाँ हुआ? कसिया के कुशीनगर में, जो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम था बेंती देवी, पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। रचनाओं की बात करते हैं तो विप्थगा, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, सदा नीरा और तार सप्तक। ये पूछा गया कई बार प्रश्न है। तार सप्तक का लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। अज्ञे मतलब सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञे। ठीक है। पूछेगा हिरोशिमा कहाँ से संकलित है? तो सदा नीरा जो चैप्टर है वो सदा नीरा चैप्टर से कौन संकलित किया गया? हिरोशिमा। तो हिरोशिमा कहाँ से लिया गया है? तो सदा नीरा से लिया गया। ठीक। मृत्यु कब हुआ इनका? 4 अप्रैल 1987 को। पूछेगा ये सच्चिदानंद अज्ञे जी किस वाद के कवि है? तो ये वाद कौन सा है? प्रयोगवाद के कवि है। ठीक है ना। जापान के हिरोशिमा पर किसने परमाणु बम गिरा दिया था? अमेरिका ने। पूछेगा जापान के हिरोशिमा पर क्या गिराया गया था? तो कौन सा? परमाणु बम गिराया गया था। उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? जापान को। ठीक है। अब एक बार और पूछा गया कि हिरोशिमा किसका चित्रण करता है? तो ये जो ना पूछता है कि यह कविता देखो दुर्दांत मानवीय विशिका का चित्रण करता है। किसका चित्रण करता है? दुर्दांत मानवीय विशिका का चित्रण करता है। पूछेगा हिरोशिमा किसका चित्रण करता है? तो ऑप्शन मानेगा दुर्दांत मानवीय विशिका का चित्रण करता है। ठीक। आगे देखते हैं 9वां चैप्टर।
अब ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा है। देखो, एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 को। कहाँ हुआ था? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। पूछेगा चक्रव्यूह, चाहे अपने सामने कोई दूसरा नहीं, चाहे इन दिनों, ये चारों किताब के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। सबसे प्रसिद्ध इनका चैप्टर कौन है? ये इन दिनों है। पूछेगा एक वृक्ष की हत्या कहाँ से संकलित है? तो इन दिनों से। पूछेगा ये ग्राम संवेदना, ये जो किताब लिखा गया कौन सी, जानते हैं ये किस कौन सी संवेदना की किताब लिखते थे? टोटल गाँव पर लिखते थे। इनका टोटल किताब जितना लिखा है ना कुंवर नारायण का, वो किस संवेदना पर लिखा है? गाँव। तो पूछेगा कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि हैं? तो कौन सा? ग्राम संवेदना के कवि है। अब पूछेगा बूढ़ा चौकीदार ये किसको कहते हैं? तो किसको? वृक्ष को। या घर के दरवाजे पर इनका तैनात कौन रहता था? वृक्ष। किस चीज़ में तैनात रहता है? खाकी वर्दी में। पूछेगा प्रश्न है बूढ़ा चौकीदार कैसे तैनात रहता है? ऑप्शन में था खाकी वर्दी, तो क्या है? खाकी वर्दी। ये सब प्रश्न पूछता है इसमें, ठीक है। उसका लेखक और वृक्ष का संबंध क्या चीज़ का था? मित्रता का था। तो ये सब पूछा गया प्रश्न है। 9वां देखते हैं चैप्टर। 9वां चैप्टर है हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक वीरेंद्र डंगवाल। इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को कहाँ हुआ था? कीर्ति नगर के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। देखो, दुष्चक्र में स्रष्टा जो है ना, इन दुष्चक्र में स्रष्टा इनका किताब है। जिस पूछेगा दुष्चक्र में स्रष्टा का लेखक कौन है? तो ये वीरेंद्र डंगवाल है। साहित्य मतलब ये जो दुष्चक्र में स्रष्टा किताब था, इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। और इसी दुष्चक्र में स्रष्टा से ये हमारी नींद लिया गया। पूछेगा हमारी नींद कविता कहाँ से संकलित है? तो कहाँ से? दुष्चक्र में स्रष्टा से। नीचे लिखे हैं कि यह कविता दुष्चक्र में स्रष्टा से ली गई है। इसका मतलब कि हमारी नींद कहाँ से संकलित है? दुष्चक्र में स्रष्टा से, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें ये भी आपको पढ़ना है कि किनका जीवन क्रम क्षण भर हमारी नींद के दौरान ही खत्म हो जाता है। पता है? मक्खी। हम लोग जब सो कर उठते हैं उतना में क्या कई सारा मक्खी जन्म लेता है और कई सारा मक्खी मर जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा है किसका जीवन क्रम पूरा हो जाता है हम लोग के नींद के दौरान? तो वो कौन है? मक्खी है, ठीक है। नींद किसका प्रतीक है? आलस का। गरीब बस्तियों में क्या होने वाला है? तो धमाके से देवी जागरण। इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव है। चलिए 10वां चैप्टर देखते हैं। 10वां चैप्टर है अक्षर ज्ञान। देखो, अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? कवित्री कौन? अनामिका। अक्षर ज्ञान के कवित्री कौन? अनामिका। इनका जन्म 17 अगस्त 1961 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर के बिहार में। इनके पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर। ये पूछा गया प्रश्न है। रचना में बीजाक्षर या गलत पत्ते की चिट्ठी कवि ने कहा। ये तीनों रचनाएं किनकी? अनामिका का। पूछेगा अक्षर ज्ञान कहाँ से संकलित है? तो कवि ने कहाँ से संकलित है, ठीक है। देखिए, प्रश्न आता है कि चौखट्टे में क्या नहीं अटता? तो चौखट में कौन नहीं अटता है? पूछा गया प्रश्न, चौखट्टे में क्या नहीं अटता है? तो क। पूछा पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है? तो ख जो है ना खरगोश के समान उतर जाता है। ये भी पूछा है कि कौन बेचैनी में हमेशा रहता है? तो खालिश बेचैनी में कौन रहता है? खरगोश। ख से क्या होता है? खरगोश। खालिश बेचैनी की तरफ से उतर जाता है। तो सब पूछा गया प्रश्न, पंक्ति से कौन उतर जाता है? ख। और खालिश बेचैनी में कौन रहता है? खरगोश। मुझे गमले के समान कौन सा अक्षर टूट जाता है? ग। घड़ा के समान कौन लुढ़क जाता है? तो कौन है? घ है, ठीक है। अंग को बच्चा क्या समझता है? तो माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा नहीं है। 11वां चैप्टर देखते हैं। देखो 11वां चैप्टर लौट कर आऊँगा फिर, जिसके लेखक है जीवनानंद दास। इनका जन्म 1899 में कहाँ हुआ था? बांग्ला में। पूछेगा कि ये कविता किस भाषा में लिखा गया? तो ये कविता बांग्ला भाषा में ही लिखा गया है। और वहीं पर लौट कर आने की बात करते हैं। कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? जीवनानंद दास बांग्ला में। इनका मृत्यु 1954 में हुआ था। देखो, झरा पालक या वनलता सेन इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है, ठीक है ना। देखो, झरा पालक या वनलता सेन किनकी रचना है? जीवनानंद दास की रचनाएं हैं। देखो, वनलता सेन पर जो है ना, इनको पूछेगा कि वनलता सेन को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार कब दिया गया था? सबसे श्रेष्ठ इनका ये वनलता सेन को साबित किया गया था कब? 1952 में। भी पूछा गया प्रश्न है कि वनलता सेन को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार कब मिल गया था? 1952 में। ये जानते, लौट कर आऊँगा फिर, ये किस भाषा में लिखा गया कविता? तो बांग्ला में। इसका हिंदी में किसने किया था अनुवाद? प्रयाग शुक्ल ने। पूछेगा लौट कर आऊँगा फिर का हिंदी में रूपांतरित अनुवाद किसने किया? प्रयाग शुक्ल ने। इसमें लेखक कहाँ लौट के, किस राज्य में लौट के आने की बात करते हैं? तो अपने बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं, ठीक है। अंतिम देखिए काव्य खंड का चैप्टर, जिसका नाम मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक कौन? रेनर मारिया रिल्के हैं। उनका जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1875 को हुआ। कहाँ हुआ? प्राग ऑस्ट्रिया। वर्तमान में कहाँ पड़ता? जर्मनी। यानी शॉर्ट में ही हम लोग मारते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। पूछेगा रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। इनके पिता का नाम था जोसेफ रिल्के, माता का नाम था सोफिया। पूछा भी गया कि रेनर मारिया रिल्के का माता का नाम था सोफिया। इनका मृत्यु हुआ 19 दिसंबर 1926 को। ये जो भाषा, ये जो जर्मन भाषा में लिखा था, इसको हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? धर्मवीर भारती ने, ठीक है। अब भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है, किस चैप्टर की पंक्ति है? तो कौन सा चैप्टर? मेरे बिना तुम प्रभु। किस लेखक की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के। तो ये रहा काव्य खंड और गद्य खंड गोधिली का। और 5 गो और चैप्टर आपका क्या चीज़ का? वर्णिका का। उसको भी देखी जाए। 29 गो चैप्टर उसका ऑब्जेक्टिव। वर्णिका पहला चैप्टर, इसमें कौन आता है? दही वाली
मंगमा। अब वो पता नहीं दही वाली मंगमा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। पूछता है श्रीनिवास का वास्तविक या पूरा नाम क्या था? तो मास्टी वेंकटेश अय्यर। क्या नाम था? मास्टी वेंकटेश अय्यर। पूछेगा श्रीनिवास का पूरा नाम या वास्तविक नाम क्या था? मास्टी वेंकटेश अय्यर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 को कहाँ होता? कर्नाटक के कोलार में। पूछेगा ये किस भाषा की कहानी है? दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो कर्नाटक यानी कन्नड़ भाषा की है। किस भाषा? कन्नड़ की भाषा, कन्नड़ भाषा है। कर्नाटक की भाषा कौन है? कन्नड़। तो पूछेगा दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। अब देखिए ये श्रीनिवास का एक किताब लिखा गया सन्ना कट्ठे गुल्लू। सन्ना कट्ठे गुल्लू को 1968 में कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूछेगा श्रीनिवास को 1968 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी पूछ सकता है कि श्रीनिवास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1968 पर। किस पुस्तक पर मिला था? तो सन्ना कट्ठे गुल्लू पर। ठीक है, यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ, देखो कन्नड़ कहानियाँ। पूछेगा कि दही वाली मंगमा कहाँ से लिया गया? तो कन्नड़ कहानियों से संकलित किया गया। कहाँ कौन सा लाइब्रेरी से? तो लाइब्रेरी का भी नाम दिया नेशनल बुक ट्रस्ट से संकलित किया गया। ये नहीं पूछेगा, इतना पूछ सकता है कि दही वाली मंगमा कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया? कन्नड़ कहानियाँ से लिया गया। देखो ये कन्नड़ भाषा की कहानी था, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? बी.आर. नारायण। और ये कई बार पूछा जाता है कि दही वाली मंगमा का हिंदी में अनुवाद किसने किया? बी.आर. नारायण ने। इस कहानी को पढ़ेगा दही वाली मंगमा तो इसका सबसे मुख्य पात्र कौन है? मंगमा है। मंगमा क्या बेच रही थी? दही। मंगमा की बहू का क्या नाम था? नजमा। पूछेगा मंगमा का विवाद किससे था? तो अपनी नजमा मतलब बहू से ही था। नजमा क्या थी? बहू थी। किससे विवाद था? उसकी बहू है नजमा से था। रंगप्पा के बारे में पूछा भी, रंगप्पा कौन था इस कहानी में? रंगप्पा क्या है? एक जुआरी है। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर देखते हैं। कौन है दूसरा चैप्टर? दहते विश्वास। इस कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता है। इनका जन्म कब हुआ? देखो यहाँ पर 29 अक्टूबर 1929 को। कहाँ हुआ? मयूरभंज के उड़िया में। शायद पिछली बार पूछा गया कि सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में मयूरभंज मारिएगा। ठीक है, देखो पूछे सातकोड़ी होता यानी दहते विश्वास किस भाषा की कहानी? तो उड़ीसा का मतलब उड़िया भाषा की कहानी है। पूछेगा दहते विश्वास किस भाषा की कहानी है? उड़िया भाषा की कहानी है। ये जो कहानी पूछेगा कि दहते विश्वास कहाँ से लिया गया? तो चर्चित कहानियाँ विभूति से लिया गया। कहाँ से? चर्चित कहानियाँ विभूति से लिया गया। और ये कहाँ से संकलित किया गया? दिल्ली से। ठीक है, प्रश्न आता है कि दहते विश्वास किससे संकलित है? तो चर्चित कहानियाँ से संकलित है। इसका हिंदी में दहते विश्वास उड़िया भाषा की कहानी, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। और जब इस कहानी को पढ़ेगा तो इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति का नाम क्या? कलकत्ता। कलकत्ता ने लक्ष्मण। वो कहाँ काम करता है? कलकत्ता में काम करता है। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम है अच्युत है। दहते विश्वास में पूछेगा दलई बांध किस कहानी का कहानी में चर्चा किया? दहते विश्वास में। या पूछेगा दलई बांध किस नदी किनारे बसा? महानदी। ये पूछ सकता दलई बांध किस राज्य में? तो उड़ीसा में। पूछ सकता महानदी किस राज्य में? तो उड़ीसा में। पूछा गया है कि दहते विश्वास में किस नदी की चर्चा की है? महानदी। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। तो हेर फेर का पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा चैप्टर देखते हैं। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ये जानते हैं किस भाषा की कहानी है? गुजराती भाषा की कहानी है। खून की से पूछेगा कि ईश्वर पेटलीकर का सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। ये क्या है? एक कहानी है। और काला पानी इनका क्या उपन्यास है? दोनों के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। पूछता भी है कि सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना कौन है? सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना क्या है? खून की सगाई है। काला पानी इनका क्या उपन्यास है? सब इन्हीं का है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने? ये जो माँ कहानी है गुजराती भाषा में कहानी है, तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोपाल दास नागर ने। ठीक है, इस कहानी को जब पढ़ेगा तो माँ की कितनी संतान है? 4। 2 बेटा और 2 बेटी। 2 बेटी का नाम है कम्मू, यानी बड़ी बेटी का नाम है कम्मू और छोटी बेटी का नाम है मंगू। पूछता मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कम्मू है। ठीक है, मंगू जन्म से कैसी थी? गूंगी और पागल थी। इस कहानी में जो मंगू का उम्र दिखाएगा, पूछा गया मंगू का उम्र कितना है इस कहानी में? तो कितना? 12 वर्ष है। ठीक है, इनकी बड़ी बहन का, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? कम्मू है। माँ अस्पताल को क्या कह रही थी? गौशाला। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रश्न। चौथा चैप्टर है नगर। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। पूछेगा सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन। पूछा गया सब प्रश्न। सुजाता का वास्तविक नाम क्या? एस रंगराजन। जन्म यानी देखी जाए सुजाता का जन्म 3 मई 1935 को कहाँ हुआ? चेन्नई के तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के लेखक है, इसका मतलब तमिल भाषा में लिखे हैं। नगर किस भाषा की कहानी है? देखिए यह एक तमिल कहानी है। पूछेगा नगर किस भाषा की कहानी है? तो तमिल भाषा की। देखिए है जो नगर कहानी है कहाँ से? पूछे कहाँ से लिया गया? तो आधुनिक तमिल कहानियाँ से लिया गया। पूछेगा नगर कहानी कहाँ से संकलित है? तो आधुनिक तमिल कहानियाँ से संकलित है। ये किस भाषा की कहानी है? तमिल भाषा की कहानी है। तो इसका हिंदी में अनुवाद किया है के.ए. जमुना ने। किसने किया है? के.ए. जमुना ने। ठीक है, इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र कौन है? वली अम्बाल। वली अम्बाल की बेटी का क्या नाम है? पापपति। इस कहानी में वली अम्बाल का उम्र कितना दिखाया गया? 12 साल। तो ये प्रश्न अलग अलग से पूछेगा। वली अम्बाल की बेटी का क्या नाम है? पापपति। पापपति का उम्र कितना है? 12 वर्ष। नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? वली अम्बाल। ठीक है, देखो पापपति को जानते हैं?
पापपट्टी जिस गांव में रहती थी चाहे वल्ली अम्बल, उसके गांव का नाम था मुंडा डिप्टी। मुंडा डिप्टी। ये प्रश्न पूछा है 2023 में कि वल्ली अम्बाल के चाहे पापपति के गांव का क्या नाम था, तो क्या था, मुंडा डिप्टी। ठीक है, देखो जो पापपति था उसको अपने गांव में मुंडा डिप्टी में क्या हो गया, तेज बुखार हो गया था, जिसको कहाँ ले गया था, मदुरै शहर। पूछता है पापपति किस शहर में लाई गई थी, तो मदुरै शहर। अब मदुरै शहर में गई तो उसको कौन सा बीमारी बताया गया था, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस रोग। पूछेगा पापपति को कौन सा रोग हुआ था, तो मेनिंजाइटिस ऑफ एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। लेकिन पूछे गांव में क्या हुआ था, तो बुखार के कारण सिर दर्द हुआ था। जब पापपति अपने गांव में थी तो गांव से मदुरै शहर लाई गई, तो उसके गांव का जो डॉक्टर था बोले कि इसको मतलब सिर में बुखार के कारण सिर में ज़्यादा दर्द हो गया। पूछेगा कि पापपति को शहर किस बीमारी के कारण से लाया गया था, तो बुखार के कारण सिर दर्द हुआ था, इसी कारण से लाया गया था। ठीक है, किस शहर में लाया गया था, मदुरै में। अंतिम चैप्टर है वर्णिका का, वो चैप्टर है धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक कौन है, सांवरदैया। जानते ये राजस्थानी भाषा की कहानी है। देखो बाबू यहाँ धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है, राजस्थानी भाषा की कहानी है। ठीक है ना। पूछेगा ये धरती कब तक घूमेगी कहाँ से लिया गया था, समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी किस किताब से संकलित है, तो कौन सा किताब है, समकालीन भारतीय साहित्य से संकलित है। पूछेगा ये राजस्थानी भाषा में कहानी है तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो स्वयं कहानीकार ने, मतलब किसने लिखा है, राजस्थानी से हिंदी में किसने लिखा है, तो स्वयं सांवरदैया ने ही लिखा है। ठीक है, इसमें इस कहानी में देखिएगा इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, सीता। धरती कब तक घूमेगी एक औरत पर लिखा है, उस औरत का नाम क्या, सीता। सीता ही शुरू से अंत तक छाई है। इस कहानी में पढ़ेगा सीता का 3 बेटे हैं। बड़े लड़के का नाम है कैलाश, 2 नंबर के लड़के मझले लड़के का नाम है नारायण, और छोटे लड़के का नाम है बिच्छू। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो 1 नंबर का मतलब बड़ा हो गया कैलाश। ठीक है, मझले लड़के का नाम था नारायण, और सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था, बिच्छू। ठीक है, देखो सीता का जानते हैं तीनों संतान क्या महीनवारी खर्च कितना रुपये बांध दिया, 50 कि 50 रुपये हम लोग क्या करेंगे महीना में इसको दे दिया करेंगे। तो प्रश्न आता है कि सीता रुआसी क्यों हो गई थी, तो बेटा के दुत्कार के कारण 50 रुपये महीने बढ़ने के कारण वो क्या अपना घर भी छोड़कर चली गई थी। तो इस तरह से आपका पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कोई और हिंदी का ऑब्जेक्टिव टच करने के लिए पढ़ना होगा।